हेलो हाय नमस्कार, मेरा नाम है खुशवंत फतनानी और आप इस वक्त देख रहे हैं फिजिक्स विद फतनानी। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। ये है हमारी रिपीटर्स बैच का पहला सेशन जो कि जेई और नीट की 2021 की तैयारी के लिए है। इस सीरीज में हम लोग पास्ट ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे और एक थरो रिवीजन कर रहे हैं क्लास 11th और क्लास 12th के सिलेबस का, ताकि हम लोग नीट और जेई 2021 के लिए अच्छे से तैयार हो जाएं, क्योंकि सिलेबस अनचेंज्ड ही है। राइट, सो हो सकता है ये नीट 2022 में भी काम आ सके, नीट 2023 में भी काम आ सके। राइट, इन शॉर्ट जरूरी है कि अपना 11th और 12th अगर एक बार हो चुका है देन वी आर फिट टू गो थ्रू दिस कोर्स। ठीक है, सो लेट्स बिगिन दिस रिपीटर्स बैच लेके प्रभु का नाम। ठीक है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग ना आंसर्स डिस्कस करते हैं। हम लोग ने एक टेस्ट लिया था, एक टेस्ट अपन ने अपियर किया था, उसके हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं बिफोर वी गो टू द रेगुलर सेशन। सो क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार हैं, आप लोग अपने पास क्वेश्चंस ओपन कर सकते हो। वी विल स्टार्ट ऑफ। ओके, तो पहला क्वेश्चन जो हमारे पास था वो ये था, वो ग्रेविटेशन पे बेस्ड था। फर्स्ट क्वेश्चन वाज ऑन ग्रेविटेशन। आई होप आप लोग के क्वेश्चंस अपने पास ओपन कर लिए हैं। जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन ओपन हो जाए एक बार हैंड रेज कर लेना। वंस यू हैव द क्वेश्चंस अवेलेबल विथ यू, आपके कॉपी पर, पेन पर या पैड पर, व्हाटएवर। या जैसे आपके सामने क्वेश्चंस हो एक बार हैंड रेज कर लो। ये रहा हमारा पहला सवाल। पहला सवाल था कि आपके पास एक पार्टिकल है एम मास का जो कि अर्थ पे प्लेस्ड है। अर्थ का मास इज कैपिटल एम, अर्थ का रेडियस दिया हुआ है आर। क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास इस पार्टिकल को हम लोग पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लिफ्ट करते हैं। क्या है पॉइंट ए? पॉइंट ए इज दिस, जहां पे ये ओरिजिनली प्लेस्ड है, मतलब ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। इसको आप ऊपर लिफ्ट करते हो और एक नए पॉइंट पर लेकर जाते हो। ठीक है, सो दिस पॉइंट ओवर हियर इज अनदर पॉइंट बी, है ना। सो लेट अस मेक दिस वन, ये आ गया एक नया पॉइंट बी। और ये जो पॉइंट है ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन से आर डिस्टेंस की दूरी पर है, यानी कि यहां पे अर्थ का जो रेडियस है वो भी आर दिया है, ये आर, और अर्थ का रेडियस भी आर। ठीक है, अब हमें क्या कहा जा रहा है, दैट आपको बताना है व्हाट इज द डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दीज टू पॉइंट्स, है ना, जिनको अभी हमने बनाया। सो लेट मी रीड्रॉ दीज पॉइंट्स कुछ इस तरह से। ये रहा पॉइंट बी। ठीक है, तो हमें डिस्टेंस अब पता है, दिस इज आर, दिस इज ऑल्सो आर, मतलब पॉइंट बी कुल मिला के 2r डिस्टेंस पर है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, और पॉइंट ए है r डिस्टेंस पर। हमें बताना है कि ए और बी की पोटेंशियल एनर्जी में कितना फर्क है। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए इज व्हाट वी आर सपोज टू फाइंड आउट। हम जानते हैं कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स जिनके बीच का डिस्टेंस r हो और उनका मासेस m1 और m2 हो, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सच अ सिस्टम is given as minus g m1 m2 by r।
बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला या अंडरस्टैंडिंग हम लोग ए की मतलब उस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं एट ए एंड बी और उसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ए पर पोटेंशियल होगी माइनस एनर्जी होगी माइनस जी एम एम बाय आर, बी पर हो जाएगी माइनस जी एम एम बाय टू आर। टू आर क्यों लिखा है? क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंटर ऑफ द अदर बॉडी मेजर किया जा रहा है ना। तो जो बड़ा वाला स्फीयर है उसके सेंटर से डिस्टेंस टू आर हो जाता है एट बी। इस बात को ध्यान में रखते हुए वी सब्स्टिट्यूट टू गेट यू बी माइनस यू एज माइनस जी एम एम बाई टू आर माइनस ऑफ माइनस जी एम एम बाई आर। कॉमन ले लो जी एम एम बाई आर को, तो आपके पास आएगा 1 - 1/2 विच इज जी एम एम बाई टू आर। ठीक है, तो ये हो गया पहले सवाल का आंसर। आई थिंक इसमें आपके पास चार ऑप्शंस थे। दिस वाज ऑप्शन नंबर बी, राइट। अगर सवाल क्लियर हो रहा है, अप्रोच क्लियर हो रही है तो हैंड रेज करो, और अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो। यस, ठीक है। अच्छा, जैसे ही अब हो जाए लिखना तो हैंड डाउन कर लेना। सो देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो कि एसएचएम पे बेस्ड था। आपके पास इस तरह से दिया जा रहा है कि एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है ना, या सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम इज गिवन। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ इज बीइंग गिवन। सो ये ग्राफ कुछ इस तरह से है। ठीक है, और यहाँ पर these values are given as +10 while यहाँ पर this is given as -10। ये दिया हुआ है 5, this is given as 10, ये हुआ है 15। यूनिट्स है सेकेंड्स, यहाँ यूनिट्स है मीटर्स। ठीक है, अब लिखता है फाइंड आउट द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। वी मैक्स हमें फाइंड आउट करना है। बनाने का तरीका काफी आसान है, हालांकि दो तीन तरीके हैं। सो एक सिंपल वाला तरीका देखते हैं कि कभी भी आपको अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए है ना, वन ऑफ द पैटर्न्स इज कि आप ये देखो कि इसकी इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं क्या। अगर इक्वेशन लिख लिया ना तो इससे बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। ठीक है, या तो आप कुछ शॉर्टकट ट्रिक लगा दो और आंसर निकाल दो, या इक्वेशन लिख लो और उससे आंसर बढ़ाओ। ठीक है, तो अब y वर्सेस t का ग्राफ दिया है। दो तरह के मेन हम लोगों को ऐसे केस में फंक्शंस को याद रखना है। एक है साइन फंक्शन और दूसरा है कॉस फंक्शन। कैसे होते हैं देखना, ऊपर साइन बना रहा हूं, नीचे कॉस बनाते हैं। सो साइन का जो फंक्शन होता है इट इज समथिंग लाइक दिस। ऐसा, ये साइन का एक साइकिल है। अब यहां से अगर बनाए तो ये साइन का दूसरा साइकिल होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, वैसे ही कॉस का साइकिल किस तरह से होता है? अब इस तरह से, यहां से कॉस शुरू होता है, राइट, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक, तो राइट, ये उसका लेट्स से एक साइकिल है, और इसके बाद वील हैव यहीं से दूसरा साइकिल, ऐसा। ठीक है, और लेट मी ड्रॉ इट दिस वे। इसे मैच करने की कोशिश करते हैं। सो
लेट्स से ये 0 है, ये हो गया 90 डिग्री, दैट इज पाई बाय 2, ये हो गया पाई। तो जो ऊपर हमने ग्राफ बनाया है वो किसका ग्राफ है? साइन थीटा का। साइन थीटा वर्सेस थीटा का ग्राफ है। और नीचे जो हम बना रहे हैं दैट इज कॉस थीटा वर्सेस थीटा का ग्राफ। सो लेट्स ड्रॉ दिस वन। यहां से शुरू होता है, कॉस 90 पर हो जाता है 0, ठीक है। कॉस पाई हो जाता है -1, तो सबसे नीचे वाले पॉइंट पे आ गए इस तरह से, राइट। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर उठते हुए coming back to this, right, and then finally ऐसा। so you might wish to join these points, and points को तुम चाहो तो ऐसा join कर सकते हो। साइन और कॉस की दोनों की मैक्सिमम वैल्यू कैसी होती है? +1, है ना। सो दिस इज +1, ये वाली वैल्यू, वाइल दिस इज जो मिनिमम वैल्यू होती है दैट इज -1, ये अपन जानते हैं, है ना। इसको मैं रेड से लिख देता हूँ। ये हो गया -1, यहाँ पर आ जाता है फिर से +1, और यहाँ आ जाता है -1, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो रहा है, ठीक है। और यहाँ लिखते हैं, ये हो जाएगा 2 पाई, पाई और 2 पाई के बीच में 3 पाई बाय 2, ठीक है। वैसे यहाँ पे भी ये है 0, ठीक है। कॉस 0 पे 1, कॉस 90 पर यानी कि यहाँ पे पाई बाय 2 पर 0, कॉस पाई पे आप देखोगे -1, कॉस 3 पाई बाय 2 पे 0, और कॉस 2 पाई पे 1। देखो यहाँ पे वैल्यू हो जा रही है 1, राइट। दिस वैल्यू इज बिकमिंग, ठीक है। ये हो गया साइन और कॉस का कर्व। अगर साइन कॉस का कर्व हमारे दिमाग में है ना, देन इट बिकम्स वेरी इजी जो भी हमारे पास ग्राफ दिया है उसको इंटरप्रीट करना। तो अभी के केस में हम लोगों को जो इंटरप्रीट करना है दैट इज डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है। तो क्या करोगे, किससे मैच कर रहा है? एक ऑब्वियस कंपैरिजन से समझ में आ रहा है दैट दिस ग्राफ इज मैचिंग विद द साइन वाला कर्व। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे y इज इक्वल टू, एक जनरल इक्वेशन किसी भी SHM की ये होती है, ठीक है। y इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाइव, ये एक जनरल इक्वेशन होती है, राइट, किसी भी साइन कर्व की। लेकिन यहाँ पर कोई फेज डिफरेंस नहीं है और ये डायरेक्टली साइन थीटा के ग्राफ से मैच कर रहा है। तो आई विल ड्रॉ दिस एज a sin ओमेगा t। स्पेसिफिक्स हम चैप्टर में आने के बाद सीखते हैं, अभी लेट अस स्टे फोकस्ड ऑन द क्वेश्चन। तो अभी आप देख पाओगे कंपैरिजन से कि जो इसका एम्पलीट्यूड है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दैट इज 10। अब ओमेगा कैसे निकालें? ओमेगा होता है 2 पाई बाय टाइम पीरियड, ठीक है। टाइम पीरियड मतलब एक वेव ने अपनी ऑसिलेशन कितनी देर में खत्म की। तो ट्रैक करो, ये एक वेव है, देखो कितनी देर में अपनी ऑसिलेशन खत्म कर पा रही है, 10 सेकेंड्स। तो कैपिटल टी हो गया 10, सो दिस बिकम्स 2 पाई बाय 10। अब वैल्यूज को यहाँ सब्स्टिट्यूट करके यू कैन फाइंड आउट कि इसकी हम इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं। दिस बिकम्स y इज इक्वल टू 10 साइन 2 पाई बाय 10 दैट इज पाई बाय 5t। ये हो गया अपना डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम रिलेशन, ठीक। एक बार अगर ये रिलेशन क्लियर है तो अब मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना आसान है। अब आप इससे एक्सेलरेशन निकालो, वेलोसिटी निकालो, सब हमारे ऊपर है ना, सिर्फ डिफरेंशिएट करना है। लेकिन हम एक जनरल बात जानते हैं क्या, कि अगर आप चाहो, चलो डिफरेंशिएट करके निकालते हैं। v इज गिवन एज क्या हो जाएगा, dx बाई dt, या यहाँ पे y है, सो वी टेक इट एज dy बाई dt, यानी कि d बाई dt ऑफ क्या हो जाएगा, 10 साइन पाई बाय 5t होगा। देखो नेक्स्ट पेज में भी कर सकते हैं चाहो तो, और थोड़ा सा इसको क्लैरिटी देने की कोशिश कर रहा हूँ। सो या 1 minute, let me choose a font which is better than this, ठीक है। आई थिंक ये भी सही है, और देख लेते हैं, ठीक है, ये भी सही है। Okay, so we'll go with this. So we have velocity v is equal to dy by dt,
लिखो, ठीक, क्या आ जाएगा, टी बाई डी टी ऑफ ए साइन ओमेगा टी, क्या हो जाएगा, दिस विल बी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, राइट। तो अब जो भी कॉस या साइन का कोफिशिएंट बन के आता है ना, दैट गिव्स यू द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एंटायर एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर ए ओमेगा आ रहा है, इसीलिए ए ओमेगा इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। कितना आ जाता है, वी मैक्स कम्स आउट एज ए ओमेगा। अब हमें क्वेश्चन में ए भी पता है, ओमेगा भी पता है, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आंसर कितना आ जाता है, 2 पाई। तो इसमें द करेक्ट आंसर विल बी 2 पाई, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एक ब्रीफ में देखें हमने क्या किया, इस तरह के सारे सवाल इसी तरह से जनरली अटेम्प्ट करने होते हैं, है ना, कि यू विल स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रिलेटिंग अपने ग्राफ को किसी गिवन ग्राफ से, यानी कि एक एग्जैक्ट वैल्यू साइन या कॉस की अगर आप जानते हो, ग्राफ को लिंक करो, इक्वेशन लिखो, डिफरेंशिएट करो, देखो कि क्या पूछ रहा है। हो सकता है वेलोसिटी किसी खास टाइम पर पूछे, हो सकता है एक्सेलरेशन किसी खास टाइम पे पूछे, तो फंडा वही रहेगा, डिफरेंशिएट करते चलोगे। यहाँ से हो सकता है वेलोसिटी आई, हो सकता है इसको फिर डिफरेंशिएट करते तो एक्सेलरेशन आ जाती, किसी भी टाइम टी पर भी आप उनको कैलकुलेट कर सकते थे। ठीक, अच्छा, अगर ये जो भी हमने डिस्कस किया, अगर ये आपको क्लियर हो रहा है तो हैंड रेज कर लो, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। यस, गो अहेड। क्लियर है तो इसको एक बार अपने पास नोट डाउन कर लो, नोट डाउन करके हैंड डाउन कर लो। यस, गो अहेड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने था वो ये था कि आपके पास दो स्प्रिंग्स दी हुई हैं इस तरह से, यहां पर दो मासेस अटैच्ड हैं, ये एक और साथ में एक दूसरा, इसी स्प्रिंग के साथ, है ना। एक है 2m ये वाला, और दूसरा वाला है m। स्प्रिंग के लिए जो स्प्रिंग कांस्टेंट्स है वो दिए हैं, ये 2k है और ये k है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कितना होगा इस सिस्टम के लिए। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज बीइंग आस्क्ड। कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन आसान है ना, देखो। सो आपने करना क्या है, आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए, तो जस्ट 1 मिनट, राइट। हाँ, सो जैसे मैं कह रहा था, इस क्वेश्चन के लिए एक बात याद रखनी है, जब भी कभी स्प्रिंग्स इस तरह से हो ना, पैरेलल कनेक्शन, लेट्स से अगर इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है, मैं अगर इस सेट ऑफ स्प्रिंग्स को किसी एक स्प्रिंग से रिप्लेस करना चाहता हूं, लेट्स से जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट स्प्रिंग। क्या कह रहे हैं, इक्विवेलेंट स्प्रिंग, मतलब अगर ये दो यूज ना करके कोई एक अलग से स्प्रिंग यूज की जाए जो वैसा ही इफेक्ट क्रिएट करे जैसा ये कर रही थी, तो ऐसे स्प्रिंग को हम कहते हैं इक्विवेलेंट स्प्रिंग। और उसके स्प्रिंग कांस्टेंट को क्या कहते हैं, या तो यू कॉल इट के इफेक्टिव या यू कॉल इट के इक्विवेलेंट। ठीक है, ऐसे दूसरे चैप्टर्स में भी आएगा, राइट। सो यहाँ पे आ जाएगा के इफेक्टिव, लेट्स से, तो के इफेक्टिव इन सच केस इज गिवन एज K1 प्लस K2। ठीक, अब बस यहाँ पे और दो मासेस हैं, इन दोनों को ऐड कर दो, सो दैट दिस सिस्टम बिकम्स इक्विवेलेंट टू समथिंग लाइक दिस। ये हो गई सीलिंग, ये हो गई एक नई स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है के इफेक्टिव। कितना है के इफेक्टिव, 3k। ऐड कर दो दोनों को, 2k plus 1 that is 3k। जो नेट मास नीचे हैंगिंग है इसकी वैल्यू आ गई 3m, राइट।
अब किसी भी ऐसे सिस्टम के लिए जो स्प्रिंग मास सिस्टम है उसके लिए SHM इज का जो टाइम पीरियड है दैट इज गिवन बाय T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट M बाय K, है ना। चाहे कैसी भी कंडीशन हो, चाहे वो इस तरह से लगाओ ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, चाहे वो इस तरह से लगाओ टू अ सीलिंग, चाहे इस तरह से रखा हुआ हो ऑन द ग्राउंड, किसी भी मेथड में या किसी भी फॉर्मेट में अगर आपके पास एक स्प्रिंग और मास अटैच्ड है, so you will always have this as the time period. Frequency is the opposite या reverse या reciprocal of time period. So you will have frequency given as 1 by T, which is equal to 1 by 2 pi under root of K by M. ठीक है। सो ये अपने पास वैल्यूज आ गई। यहाँ पे K by M की जगह आप डालते हो K इफेक्टिव और M इफेक्टिव, राइट, या M टोटल। तो यहाँ पे देख लो मासेस क्या है, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, सब्स्टिट्यूट करो 3K by 3M, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाती है F इज इक्वल टू 1 by 2 पाई अंडर रूट ऑफ K by M। ठीक, राइट। तो हमने क्या किया, कुल मिला के हमने K इफेक्टिव निकाला। K इफेक्टिव निकालने के बाद हम लोगों ने देखा कि टोटल मास कितना है, इसको एक नए सिस्टम में कन्वर्ट किया, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला डाला एंड वी गॉट द आंसर। अगर क्लियर हो रहा है, राइट, तो हैंड रेज कर लो। इफ द कॉन्सेप्ट एंड द क्वेश्चन इज क्लियर, हैंड रेज कर लो। ओके, और कोई डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, एक बार लिख लोगे तो हैंड डाउन कर लो अगर क्लियर है तो। ठीक है, या गो अहेड। अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में हमें क्या दिया जा रहा है कि आपके पास दो मासेस हैं, वो एक टेबल पे रखा हुआ है। लेट्स से ये एक मास है, यहाँ पे टेबल हो गया, यहाँ पे वी हैव इस तरह से, दिस इज मास नंबर 1। यहाँ पर एक पुली लगा हुआ है, एक दूसरा मास रख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अपन ने एक मास को फ्रीली छोड़ दिया है और दूसरे वाले को इससे सस्पेंडेड रखा है, कुछ ऐसा, राइट। सो व्हाट हैपेंस इज ये मास नीचे गिरना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ये यहाँ की तरफ खसकने लगेगा, राइट। अब क्वेश्चन में इनके मासेस दिए हुए हैं। लेट्स से ये है M1, ये है M2, ठीक है। एंड क्वेश्चन लिखता है M1 की वैल्यू है 4M और M2 की वैल्यू है M। यहाँ पर पुली है, ठीक है, और इस सरफेस को क्वेश्चन कह रहा है ये रफ सरफेस है, इसके लिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लेट्स से म्यू है। क्वेश्चन में म्यू की वैल्यू दी हुई है 0.01। जनरल टर्म्स में आंसर ले आते हैं, फिर क्वेश्चन को तुम लोग कैलकुलेट कर सकते हो। तो लेट्स से मैं M1 मास की बात करता हूँ। नेट फोर्सेस देखते हैं इस पर क्या क्या है। इसको अपन जो बना रहे हैं क्या कहते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। ऊपर की तरफ एक फोर्स काम करेगा, टेंशन। टेंशन एक पुलिंग फोर्स है, हमेशा ऑब्जेक्ट को खींचता है अपनी ओर, ठीक है। तो यहाँ पे एक टेंशन इज एक्टिंग व्हिच इज अ पुलिंग फोर्स एंड पुल्स द M1 अपवर्ड्स। उसी तरह से एक फोर्स काम करेगा नीचे की तरफ, कौन सा, M1G, यानी कि M1 का वेट डाउनवर्ड्स। अब ये देखना है कि सिस्टम किस तरफ एक्सेलरेट हो रहा है। हम मान के चल रहे हैं इस तरह से सिस्टम नीचे की तरफ फिसल रहा है, राइट। सो लेट अस से A इज द एक्सेलरेशन ऑफ M1 डाउनवर्ड्स एंड ऑफ M2 राइटवर्ड्स। एक बात क्या याद रखनी है ऐसे केसेस में, जब भी कभी ऑब्जेक्ट्स किसी एक स्ट्रिंग से अटैच्ड हो, ध्यान से सुनना, जब भी कभी ऑब्जेक्ट किसी एक स्ट्रिंग से अटैच्ड हो तो उस पूरे सिस्टम की एक्सेलरेशन सेम होती है, इक्वल टू A। यहाँ पे वैसा ही है, राइट, इसीलिए दोनों के एक्सेलरेशन सेम है। लेट्स से दिस इज A डाउनवर्ड्स। उसी तरह से आपके पास दूसरे वाले M2 के लिए भी आ जाएगा। M2 इस तरह से रखा हुआ है ऑन अ ग्राउंड। जब भी कभी आपके पास कोई कांटेक्ट हो रहा हो दो सरफेसेस के बीच में, तो वहां एक फोर्स काम करता है जिसको अपन कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। क्या कहते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन एक पुशिंग फोर्स है, याद रखना। जैसे टेंशन एक पुलिंग फोर्स है, टेंशन इज अ पुलिंग फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन एक पुशिंग फोर्स है। इसको अपने पास लिखना, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट नोट है। तो अब यहां पर इस वाले ब्लॉक को जिस भी सरफेस से कांटेक्ट में है वो सरफेस पुश करेगा, राइट। सो द लोअर सरफेस पुशेस द ब्लॉक। तो पुश करने पर पुश कहां पे आएगा, अपवर्ड जाएगा।
बना लो, है ना। सो दिस पुश इज ऑन द ब्लॉक अपवर्ड्स, मेक इट। तो ये हो गया पुश बाय द फ्लोर अपवर्ड्स, जिसको हम नाम दे रहे हैं नॉर्मल रिएक्शन। नीचे की तरफ एक वेट काम कर रहा है M2G, साथ में एक स्ट्रिंग लगी हुई है। स्ट्रिंग में कौन सा फोर्स होता है? टेंशन। और टेंशन कैसा फोर्स है? पुलिंग फोर्स है, मतलब ऑब्जेक्ट को खींचता है, इसीलिए टेंशन इस ऑब्जेक्ट को इस तरफ खींच रहा है। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास एक फोर्स आ जाता है टेंशन, राइट, इस तरह से, राइट। इसको आप टी नाम दे दो। वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रही है, टेंशन इस तरफ लग रहा है। अब दोनों के लिए हम लोग इक्वेशंस लिख लेते हैं, राइट। एक इक्वेशन यहां से बन के आएगी, टेंशन इस तरफ है और इस तरफ एक एक्सेलरेशन भी है M2 के लिए, राइट। कितनी है? A है, तो हम लिख सकते हैं T इज इक्वल टू M2A। वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है, जितना टेंशन ऊपर उतना ही M2G नीचे, कोई एक्सेलरेशन नहीं है सिस्टम की, तो हम लिख सकते हैं N इज इक्वल टू M2G। वही काम यहां भी हो रहा है, M1G माइनस T इज इक्वल टू M1A, राइट। तुम्हारे पास तीन इक्वेशन आ गए, इनको सॉल्व करना है टू गेट द आंसर। लेकिन एक चीज क्या कह रहा है जो हम भूल गए? क्या भूल गए? यहां कुछ गड़बड़ है, यहां भी कुछ गड़बड़ है। अगर सरफेस पे फ्रिक्शन लग रहा है तो क्या कोई फ्रिक्शन फोर्स एक्शन में नहीं होगा? देयर विल बी अ फ्रिक्शन आल्सो एक्टिंग। ये कब की पिक्चर होती? अगर सरफेस स्मूथ होता। कैसा होता? स्मूथ होता। लेकिन क्या सरफेस स्मूथ है? नहीं, सरफेस स्मूथ नहीं है, सरफेस पर एक फ्रिक्शन लग रहा है। ऐसे केसेस में हम लोग यहाँ पर एक रेजिस्टिव फोर्स या फिर एक ऐसा फोर्स लगाएंगे जो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, हम उसको नाम देते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन लगे, है ना, उसकी एक कंडीशन होती है। फ्रिक्शन दो तरह का होता है, एक होता है स्टैटिक और दूसरा होता है काइनेटिक। तो अब हम लोग ये देख लेते हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है ना कि मैक्सिमम फ्रिक्शन की क्या वैल्यू है, एफ मैक्स कितना है, ठीक है। सो और सपोज अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, सो हम मान के चलते हैं कि ऐसे केस में देयर इज समथिंग एक्टिंग कॉल्ड एज काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। जो भी एक तरीका है, हम सीखेंगे जब हम इस चैप्टर को आते हैं इस पर। तो यहाँ पे देयर इज ऑल्सो टेंशन एक्टिंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो इक्वेशन चेंज हो जाएगी, कौन सी वाली? दिस इक्वेशन। कैसी हो जाएगी अब इक्वेशन? T माइनस एफ इज इक्वल टू M2A। ठीक, अब इस इक्वेशन को, इसको और इसको सॉल्व करोगे, नोइंग व्हाट? नोइंग कि जो f इज गिवन एज, इसको हम लिख सकते हैं म्यू n। क्या लिख सकते हैं? म्यू n। मतलब यहाँ पे n कितना है? M2G। तो यहाँ पे आ जाएगा T माइनस M2G इंटू म्यू इज इक्वल टू M2A। ये एक इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, M1 M2 और म्यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे और क्या निकाल लोगे? टेंशन इन द स्ट्रिंग। इट विल कम आउट टू बी 37 के आसपास, समथिंग 36 पॉइंट समथिंग या 37 पॉइंट समथिंग, ऐसे कुछ बन के आएगा। ठीक, कर लोगे? वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, यू हैव टू अप्रोच द आंसर। अगर क्वेश्चन क्लियर हो रहा है तो हैंड रेज करो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। हाँ, पूछवा देते हैं, बोलो। ओके, क्लियर है, राइट। तो जैसे ही लिखना हो जाए तो हैंड डाउन कर लेना। ओके, नाउ अगला सवाल ले लेते हैं। दिस इज सवाल नंबर 5, है ना। सवाल लिखता है कि आपके पास दो इंक्लाइन प्लेन्स हैं, है ना। दोनों पर क्या हो रहा है? एक प्रोजेक्ट, एक ब्लॉक का नीचे की तरफ मोशन हो रहा है, राइट। सो लेट्स से कुछ इस तरह से है ये। यहाँ पर एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, यहाँ पर एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। अच्छा, ये दोनों इंक्लाइन प्लेन ना स्मूथ है, क्वेश्चन में कोई फ्रिक्शन नहीं दिया है। सो दीज आर स्मूथ इंक्लाइन प्लेन, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे म्यू जीरो है दोनों के लिए। बिकॉज म्यू इज जीरो,
तो जब एक ऑब्जेक्ट को आप इस तरह से रखोगे और फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश करोगे, तो किसी भी इंक्लाइन प्लेन पर फ्री बॉडी डायग्राम में यहाँ की तरफ जो कॉम्पोनेंट होता है अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, इट इज गिवन एज जी साइन थीटा, है ना, और जो होता है परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन, दैट इज जी cos थीटा, राइट, mg sin थीटा एंड mg cos थीटा वेट के कंपोनेंट्स होते हैं। तो अगर आप इस मानो कि ये इसके अलोंग अब ऐसे स्लाइड करना शुरू करेगा, तो एक यहाँ पर एक और फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन, लेकिन अलोंग द इंक्लाइन प्लेन कोई और फोर्स नहीं है सिवाय mg sin थीटा के। तो व्हेन यू राइट दैट एंड यू ट्राई इक्वेटिंग द इक्वेशंस, मतलब जो अभी हमने इसके पहले इक्वेशन लिखी थी, लेट्स से आप वही इक्वेशन लिखो, मतलब mg sin थीटा इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ a, जहां पर a is the acceleration along the incline। ध्यान से सुनना, a is the acceleration along the incline। कितनी आ रही है? g sin थीटा। कब आ रही है? जब प्लेन का इंक्लिनेशन कैसा होगा? थीटा। तो इसका मतलब हमें एक बात समझ में आ गई कि ऐसे केसेस में एक्सेलरेशन अलोंग द इंक्लाइन इज गिवन एज g sin थीटा। अब हमें कहा जा रहा था एक्सेलरेशन का रेशियो लेना है, मतलब a1 is to a2 कैलकुलेट करना था। पहले वाले के लिए क्या होगा? g sin 60 डिग्री, और दूसरे वाले के लिए क्या हो जाएगा? g sin 30 डिग्री, क्योंकि इंक्लिनेशन अलग अलग है। sin 60 होता है √3/2 और sin 30 होता है 1/2। हमारे पास आंसर आ रहा है √3:1। क्या ये क्लियर हो रहा है? सिंपल है। अगर क्लियर हो रहा है तो हैंड रेज कर लो, ठीक है। अगर लिख लो तो हैंड डाउन कर लो। अच्छे से लिखना, ठीक है, अपने सारे नोट्स अच्छे से बनाना, डोंट मेक देम इन हड़बड़ी, ताकि ऐसा नहीं होना चाहिए दूसरी बार इच्छा ही ना हो कि क्या बना दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, मजा आना चाहिए नोट्स को पढ़ने में। चलो अगला क्वेश्चन देखो आपके पास। अगले क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट और टाइम का एक रिलेशन दिया हुआ है। x इज गिवन एज 2t स्क्वायर, राइट, प्लस 5t प्लस 7। क्वेश्चन बोलता है फाइंड करो कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना वर्क हो रहा है बिटवीन टाइम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। अरे वाह, इस तरह के सवाल को कैसे बनाएं, क्या करें कि आंसर आ जाए। तो वर्क, एनर्जी और पावर चैप्टर में हम लोगों को एक बात पढ़ाई गई थी। क्या पढ़ाया गया था? कि कभी भी वर्क से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन आया ना, तो दिमाग को बोलो यार, एक थ्योरम था जिसको बोलते थे वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या बोलते थे? वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम ये बोलता है कि कभी भी वर्क डन बाय अ फोर्स इज गिवन एज चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, है ना, उस सिस्टम की जिस पर वो फोर्स काम कर रहा है। सो यहाँ पर जिस भी ऑब्जेक्ट पर के लिए ये एक्सेलरेशन लिखी हुई है, उस पर कोई फोर्स काम कर रहा है, जिसके लिए ये डिस्प्लेसमेंट लिखी हुई है, पार्डन मी, उसके लिए फोर्स काम कर रहा है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? वर्क इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब चेंज का मतलब होगा फाइनल माइनस इनिशियल, तो के एफ माइनस के आई। अब हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसा। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। आगे इसको एक्सपैंड करना है। अब फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी कैसे लाएं? तो क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट दी है, हम एक बात जानते हैं, क्या कि वेलोसिटी इज गिवन एज डी बाई डी एक्स ऑफ टी, ठीक है। तो यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ 2t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 7। एक बात याद रखने वाली है, कई बार बच्चे उसको भूल जाते हैं, कि हमारे पास जब भी कभी x को डिफरेंशिएट करना हो या x के किसी पावर को डिफरेंशिएट करना हो, सो आंसर कम्स आउट एज x का पावर n। यहाँ पर अगर n था तो n कम्स इन फ्रंट और यहाँ आ जाता है n-1, मतलब n इंटू n-1। तो यहाँ जो 2 है वो सामने आ जाएगा और पावर में आ जाएगा 2-1, और एक 2 तो पहले से ही था, है ना। तो आई होप डिफरेंशिएशन क्लियर हो आप लोगों को। तो वी विल गेट द आंसर एज 4 इंटू 2 पावर 2-1, दैट इज 1, प्लस 5t का डिफरेंशियल होता है 5, है ना, और कांस्टेंट का डिफरेंशियल इज ऑलवेज 0। अब ये हो गया वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तुमको क्वेश्चन में फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी चाहिए ताकि तुम आंसर निकाल सको, राइट। तो फाइनल का मतलब हो गया इनिशियल टाइम, फाइनल टाइम पर t इज इक्वल टू 2, और इनिशियल हो गया इनिशियल टाइम पर, कितना इनिशियल टाइम? 0, ठीक। तो यहाँ पे फाइंड आउट इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू
velocity at t is equal to 2, yeah, t is equal to 0, right? So you'll have vi is equal to 4 into 0 plus 5, which is 5 meter per second. वैसे e final will be velocity at final time, that is 2 seconds. 4 into 2 plus 5, that is 13 मीटर पर सेकेंड. अब बस क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन करना है और आंसर आ जाएगा. सो m बाई 2 कॉमन ले लो, ये हो जाएगा v फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल स्क्वायर. मास दिया हुआ है क्वेश्चन में, आई बिलीव मास दिया हुआ है 1 kg. क्वेश्चन कह रहा है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 1 kg. ये भी एक डेटा दिया है, तो बस सब्स्टिट्यूट करना है, यू विल गेट द आंसर. यहाँ जाएगा 1 बाई 2 इंटू 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, ठीक है, विच इज 18 इंटू 8, है ना, बाई 2, 18 इंटू 8 बाई 2, विच इज इक्वल टू 72, राइट. देखो आंसर चेक करो, कैलकुलेट करो. इसी तरह से कुछ आता है क्या? सबसे पहले बताओ क्लियर हुआ क्या, कुछ याद आ रहा है, कुछ क्लियर हो रहा है क्या? अगर हाँ तो हैंड रेज करो, कोई डाउट हो तो पूछ लो. क्लियर हो रहा है, चलो सही है. जैसे ही लिख लोगे अपने पास हैंड डाउन कर लेना. कॉपी मत करो, कैलकुलेट करो. आ रहा है, चलो ठीक है. अगला सवाल देख लेते हैं. अगला सवाल है आई थिंक थर्मोडायनेमिक्स से था. सो यू हैव नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है. आपके पास एक पीवी ग्राफ दिया है, एरिया निकालना है, ठीक है. तो ये हो गया हमारा पीवी ग्राफ, ये पी और ये वी, राइट. ये क्लॉकवाइज साइकिल दी हुई है ना. तो इस तरह के क्वेश्चंस में जनरली क्या करते हैं, आप लोग एक एक साइड का वर्क निकालते हो. लेट्स से ये ए बी का, देन बी सी का, देन सी डी का. तो हमें दिख रहा है, अच्छा आप लोग को मैं रिमाइंड करा देता हूँ, वर्क डन क्या होता है. वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट. तो अब सपोज यहां पर मैं करता हूं फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया और डेल्टा एक्स इनटू एरिया, कोई चेंज नहीं आएगा, राइट. अब इस फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया को क्या लिख सकते हैं, प्रेशर, और एरिया इनटू चेंज इन लेंथ को क्या लिख सकते हैं, चेंज इन वॉल्यूम, राइट. तो P डेल्टा V गिव्स अस द वर्क डन. क्या कह रहा हूं मैं, P डेल्टा V गिव्स अस द वर्क डन. या अगर आप इसको और सोफिस्टिकेटेड टर्म्स में कहोगे, तो अगर छोटा सा वर्क डन, लेट्स से एलिमेंटल वर्क डन इज dw, दैट इज गिवन एज pdv. अगर आप इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो तो you tend to get an answer which is work done is integral of pdv. जब भी कभी आपके पास ऐसा एक्सप्रेशन आए, इंटीग्रल ऑफ y dx, क्या है, इंटीग्रल ऑफ y dx. लेट्स से अगर ये y है और ये x है, तो अगर कभी भी मैं इंटीग्रल ऑफ y dx की बात कर रहा हूं, इसका मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द एरिया अंडर द कर्व. क्या कह रहा हूं मैं, whenever I am saying integral of y dx, then I am talking about the area under the curve, ठीक है. तो यहाँ पे जब मैं कह रहा हूं इंटीग्रल पी डीवी, इसका मतलब ये हो गया एरिया अंडर द कर्व. ये कौन सा था, एक्स वाई एक्सिस थी. अब यहाँ पे कौन सी एक्सिस आ जाएंगी, पी और वी, है ना. तो दिस वैल्यू, ये जो है इंटीग्रल ऑफ पी डीवी, ये क्या दे रहा है, एरिया अंडर पीवी ग्राफ, एरिया अंडर पीवी ग्राफ. अगर आपके पास पीवी ग्राफ का एरिया आ रहा है, राइट, और पीवी ग्राफ दिया है, तो आंसर निकालना बिकम्स वेरी सिंपल. कैसे निकालोगे, देखो. ओके, सबसे पहला काम, ए बी के नीचे का कोई एरिया है क्या, ये तो एक लाइन है, तो ए बी के अंदर जो वर्क डन है, सो अभी हमें निकालना है वर्क डन इन द साइकिल ए बी सी डी. मैं बहुत आराम से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता था बाय अ वेरी सिंपलिस्टिक मेथड जो आपको पता है, फिर भी मैं इस मेथड से कर रहा हूं बिकॉज देयर इज अ रीजन फॉर इट, देयर इज अ रीजन, ठीक है. इसको ध्यान से समझना.
अगर मैं साइकिल को उलट देता तो क्या करते? हाँ, वो चीज थोड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं पी और वी को उलट देता तो क्या करते? इसीलिए कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना, राइट। तो यहाँ पर आ जाएगा वर्क डन, हमें एबीसीडी साइकिल में निकालना है। तो मैंने कहा दिस इज नथिंग बट इक्वल टू वर्क डन along the line AB plus work done along the line BC plus work done along the line CD plus work done along the line DA। ठीक है, तो वर्क डन अलोंग द लाइन AB कैसा आएगा? 0। उसी तरह से CD के अलोंग भी कैसा होगा? 0। अच्छा, अब यहां देखना, अब ये वैल्यूज क्वेश्चन में हमको दी हुई है, अब हम लोग ये वैल्यूज लिख लेते हैं। नाउ लेट अस राइट दीज वैल्यूज। क्या दी है देखो, यहाँ पर ये वैल्यू दी है 2p0, ये वाली दी है 5p0, ये दी हुई है v0, और ये है 8v0। ठीक है, सो वी आर बीइंग टोल्ड कि भैया वर्क निकालो। तो BC के अलोंग जो वर्क होगा वो दिस विल बी द वर्क डन, राइट, एरिया अंडर द कर्व। लेकिन याद रखो वर्क की परिभाषा क्या है? P इंटू डेल्टा V। ठीक है, तो देखना यहाँ पर प्रेशर कितना है BC के अलोंग? 5p0। तो आप क्या लिखोगे? 5p0 इंटू डेल्टा V। डेल्टा का हमेशा मतलब होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो जब आप B से C जा रहे हो तो फाइनल वैल्यू कितनी है? 8v0, और इनिशियल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5v0, राइट। वॉल्यूम की B से C जा रहे हो, मैं कह रहा हूँ P डेल्टा V निकालना है, दैट इज P टाइम्स ऑफ फाइनल माइनस इनिशियल वॉल्यूम। फाइनल कितनी है? 8v0, इनिशियल कितनी है? v0। करो 8 माइनस v0, 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 7v0। तो हमारे पास आंसर आ जाता है यहाँ पे P इंटू 5p0 इंटू 7v0। वैसे ही जब आप D से A जाते हो, ध्यान से सुनना, जब आप D से A जाते हो तो प्रेशर कितना है? 2p0। फाइनल वॉल्यूम कितनी है? आप D से A जा रहे हो, फाइनल वॉल्यूम की बात हो रही है v0, और इनिशियल वॉल्यूम कितनी है? 8v0, है ना। सो दिस बिकम्स v0 माइनस 8v0, उसका ठीक उल्टा, राइट। तो अब यहाँ पे दिस रिजल्ट्स इनटू 35 p0 v0 माइनस 14 p0 v0। होगा ऐसा? कितना आ जाएगा आंसर? 21 p0 v0। ठीक, हुआ क्लियर? हमने क्या किया? सिंपली हर एक लाइन के अंदर वर्क निकाला। चाहो तो इसको बाद में जब जनरलाइज कर रहे हो, सपोज एक बार बहुत थरो हो गए हो रिविजन से, तो आप हम कह सकते हैं कि भाई एरिया अंडर द कर्व जब भी क्लॉकवाइज साइकिल है, पी और वी का ग्राफ दिया है, ध्यान देना, पी और वी का ग्राफ दिया है, क्लॉकवाइज साइकिल है, तो सीधा एरिया अंडर द कर्व निकाल दो और उसमें प्लस साइन रखो। अगर एंटी क्लॉकवाइज साइकिल दी हुई है ना, और पीवी ग्राफ है, तो यहाँ पे माइनस की साइन आ जाती है। ठीक, राइट। अच्छा, अब अगर ये क्लियर हुआ हो ये वाला क्वेश्चन तो हैंड रेज करना, यस, और कोई डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, हर एक के अंदर वर्क डन निकाला हमने, सबको एडअप किया, राइट। क्योंकि यहां पर आप B से C जा रहे थे तो ये हुआ 8v0 माइनस p0 इंटू 5v0, और यहाँ पे आप D से A जा रहे थे, इसलिए यहाँ पे ये फाइनल हो गई, ये इनिशियल वॉल्यूम हो गई। ठीक, ओके, क्लियर हो रहा है? चलो, अगर क्लियर हो रहा है तो लिख लो, और जैसे ही हो जाए तो हैंड डाउन कर लो। यस, गो अहेड। ठीक है, तो अगर हो गया है डन डना डन, तो आ जाते हैं अगले सवाल पे। सवाल है, ये रहा आपके सामने अगला सवाल। अगला सवाल क्या लिखता है कि आपके पास दो रेजिस्टर्स हैं, आपस में पैरेलल में लगाए हुए हैं। याद रखना, कभी भी रेजिस्टर्स अगर पैरेलल में होते हैं तो उनके लिए वोल्टेज सेम, अगर आपस में सीरीज में होते हैं तो करंट सेम। ये आई होप आप लोगों को याद है। ये कभी भी दो रेजिस्टर्स आपस में सीरीज में लगे हुए हैं तो इनके लिए करंट सेम है। ठीक है, अगर आपस में पैरेलल में लगे हैं तो इनके लिए वोल्टेज सेम। ये एक प्रिंसिपल है जिससे सैकड़ों तरह के सवाल बन सकते हैं। ठीक है, नॉट वन बट 100 टाइप ऑफ क्वेश्चंस, हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व्ड इफ यू आर थरो विद दिस अंडरस्टैंडिंग। ठीक, तो यहाँ पर ये दिया हुआ है R, ये दिया हुआ है 2R,
अब लिखता है इनके साथ आपने एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया, ठीक है भैया, कर दिया, चलो ओके, कर दिया है बैटरी को कनेक्ट। अब क्या लिखता है क्वेश्चन, क्वेश्चन आगे लिख रहा है कि आपको बताना है व्हाट इज द रेशियो ऑफ पावर डिसिपेटेड इन R is to 2R, मतलब पावर डिसिपेटेड इन R is to पावर डिसिपेटेड इन 2R। ठीक है भैया, निकाल लेते हैं। क्या सब कुछ निकालना जरूरी है? मैं कह रहा हूं सब कुछ निकालना जरूरी नहीं है। जब तक रेशियो हो ना तो हर वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं की जाती। तो देखो पावर होता क्या, राइट? पावर का मतलब होता है, अलग अलग फॉर्मूला के टर्म्स में लिख सकते हो। पावर मतलब है कि जितनी एनर्जी रिलीज हो रही है दोनों रेजिस्टर्स में पर यूनिट टाइम कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, उसका फॉर्मूला ये होता है v स्क्वायर बाय r, जहां पर v इज द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ दैट रेजिस्टर। तो अगर लेट्स से अगर आपके पास एक रेजिस्टर है जिसके अक्रॉस v का पोटेंशियल डिफरेंस है और उसका रेजिस्टेंस r है, देन आई हैव p इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय r, राइट? इसी तरह से इसी को आई स्क्वायर आर भी लिख सकते हैं, है ना? लेकिन यहाँ पे हमें फिलहाल आई से मतलब नहीं है, वी से मतलब है क्यों, समझना। दोनों रेजिस्टर्स के अक्रॉस, क्योंकि वो पैरेलल में है, इसलिए वोल्टेज कैसा हो गया, सेम। तो अगर वोल्टेज सेम हो गया तो दिस v इज अ कांस्टेंट एंड देयरफॉर v स्क्वायर इज अ कांस्टेंट, राइट? तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस? एक हो गया ये तरीका कहने का, राइट? और दूसरा तरीका हो गया कि आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो। कैसे करोगे? देखो, वी हैव पावर इन, लेट्स से इसको हम 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, तो पावर इन फर्स्ट रेजिस्टर अपॉन पावर इन सेकेंड रेजिस्टर कितना हो जाएगा, v स्क्वायर। अभी दोनों के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, ईएमएफ ऑफ द बैटरी मान लेते हैं, आइडियल बैटरी है, उसका खुद का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है? तो ई स्क्वायर अपॉन ऊपर वाले का रेजिस्टेंस कैसा है r, नीचे वाले का रेजिस्टेंस कैसा है 2r, तो ई स्क्वायर बाय r होल बाय ई स्क्वायर बाय 2r। तो अब ई स्क्वायर बाय आर, ई स्क्वायर बाय आर कॉमन निकल के कट जाएगा, ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा 1/2, ये हो जाएगा 2:1। मतलब ऑप्शन नंबर बी। इजी सवाल था, है ना? अगर क्लियर हो रहा है तो जरा हैंड रेस करो। ठीक है, अच्छा अगर लिख लो तो हैंड डाउन कर लेना, राइट? चलो ओके, आ जाते हैं अगले सवाल पे। अब ये रहा अगला सवाल। हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स दिया हुआ है, ठीक है, फाई। सो वी आर गिवन विथ मैग्नेटिक फ्लक्स फाई, इसकी वैल्यू दी है टाइम के टर्म्स में, कितना दिया, 2t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 1। हमें कहा जा रहा है जिस भी जगह पर फ्लक्स इस तरह से चेंज हो रहा है, कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा इस फ्लक्स के चेंज होने की वजह से एक खास टाइम पर, दैट इज एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स, है ना? कभी भी ऐसा सवाल दिया हो, अपने आप को याद दिलाओ कि एक फैराडे नाम का महान वैज्ञानिक हुआ था, है कि नहीं? उस महान वैज्ञानिक फैराडे ने कहा था कि जब भी कभी किसी जगह पर फ्लक्स चेंज होता है तो फ्लक्स के चेंज होने की वजह से ईएमएफ का इंडक्शन होता है या उस जगह पर एक वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाता है। अगर सर्किट क्लोज्ड है, वोल्टेज है और उस सर्किट क्लोज्ड है, तो क्या फ्लो होने लगता है, करंट, जिसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड करंट, राइट? तो यहीं पर क्या हो रहा है, हमारे पास एक फ्लक्स है which is 2t square plus 5t plus 1। हम जानते हैं बाय फैराडेज लॉ, उसने कहा इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये जो इंडक्शन हुआ, इसी फिनोमेना को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फ्लक्स के चेंज होने की वजह से ईएमएफ का जनरेट होना। उसने कहा यही ईएमएफ होता है माइनस डी फाई बाई डी टी। कितना होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी। यानी कि डिफ्रेंशिएट करना है इस एक्सप्रेशन को, तुम लोग तरीका सीख चुके हो, डिफ्रेंसिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ x पावर n is given as n into x पावर n minus 1। तो यहाँ पे हमें किसको डिफरेंशिएट करना है, हमें डिफरेंशिएट करना है फाई को, ठीक है? सो लेट अस से अगर हम लोग इसके सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो नेगेटिव साइन विल बिकम इमटेरियल, लेकिन अभी के लिए रखते हैं इसको साथ में, ठीक है? सो ये है 2t स्क्वायर प्लस 5t
प्लस 1। इसको डिफरेंशिएट करोगे सो यू विल हैव 4t प्लस 5, है ना। ये आ रही है ईएमएफ की वैल्यू, लेकिन एक किसी खास टाइम पर ईएमएफ निकालना है। ये क्या है, ये है ईएमएफ का वेरिएशन विथ टाइम, कि टाइम के साथ ईएमएफ कैसे वेरी कर रहा है। आप लोग देखोगे ये जो रिलेशनशिप है ये लीनियर रिलेशनशिप है। सपोज अगर मैंने कह दिया होता कि ग्राफ प्लॉट करो ईएमएफ और टाइम के बीच में, तो क्या प्लॉट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। ईएमएफ और टाइम के बीच में लेट्स से अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करने के लिए कहता, तो ये किस तरह का ग्राफ आ रहा है, देखो। आप इसको y मान लो और इसको x मान लो। लेट्स से अगर ये मैग्नीट्यूड होता तो ये माइनस साइन कैसे हो जाती, गायब। तो ये हो जाता y इज इक्वल टू 4x प्लस सी। किस तरह की लाइन है ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, जो कि होती है y इज इक्वल टू mx प्लस सी, जहाँ m क्या है, m इज द स्लोप ऑफ द लाइन। m क्या है, स्लोप ऑफ द लाइन। कैसा है, पॉजिटिव। जब भी कभी पॉजिटिव होता है तो लाइन कैसी होती है, राइजिंग। जब भी कभी स्लोप नेगेटिव होता है तो लाइन होती है फॉलिंग। यहाँ पे स्लोप है पॉजिटिव तो लाइन होगी राइजिंग। y का इंटरसेप्ट होता है c। क्या होता है, y का इंटरसेप्ट होता है c। तब y इंटरसेप्ट अगर लाइन सपोज ऐसे कट कर रही है ऊपर की तरफ, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव c इंटरसेप्ट। अगर लाइन ऐसे कट कर रही है, इनमें से सपोज कोई एक लाइन है, तो इसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट इज नेगेटिव। हमारी वाली लाइन का स्लोप पॉजिटिव है, मतलब लाइन इस तरह से होगी, और इसका जो इंटरसेप्ट है वो भी पॉजिटिव है, मतलब लाइन ऊपर से कट करेगी, ठीक है। तो हमारे पास लाइन की जो इक्वेशन आएगी वो इस तरह से कुछ होगी। इसको ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर, ऐसा कुछ। ध्यान से देखना, ये लाइन राइजिंग है क्योंकि इसका स्लोप कैसा है, पॉजिटिव। और इस लाइन के लिए इंटरसेप्ट भी y पर कैसा, सॉरी y पर इंटरसेप्ट भी कैसा बन रहा है, पॉजिटिव। ठीक है, कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि इन चार में से चूज करो कौन सा ईएमएफ वर्सेस टाइम का सही ग्राफ है। ठीक है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। ओके, सो अगर ये क्लियर है तो अब यहाँ से डायरेक्ट निकालना आंसर आसान है। आपने क्या निकालना था, आपको तो किसी एक खास टाइम पर ईएमएफ बताना था, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स पर। तो अब कैलकुलेशन बिकम्स इजी, है ना। तो यहाँ पे ईएमएफ विल बी इक्वल टू 4, मतलब उसका मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ विल बी 4t प्लस 5। किसी खास टाइम पर बताना है, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स पर, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 5 दैट इज 17 वोल्ट्स। ठीक है, क्लियर हुआ। हमने सिर्फ क्या किया, फ्लक्स को डिफरेंशिएट किया, ईएमएफ निकाला, साइन को इग्नोर किया क्योंकि मैग्नीट्यूड देखना चाहते हैं। ईएमएफ की वैल्यू आ रही है 17 वोल्ट्स। अगर आपको सवाल क्लियर हो रहा है तो कृपया हैंड रेज करें। यस क्लास। हो गया। तो अगर दोनों चीजें हैं ना, ग्राफ बनाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ग्राफ क्लियर है और ये आंसर क्लियर है और दोनों लिख लिया है आपने, तो हैंड डाउन कर लो। यस, गो हेड। हैंड डाउन कर लेना जैसे आप लिख लो, ठीक है, ये पेज अपने पास। ठीक है, तो अगला सवाल कुछ इस तरह से सवाल लिखता है कि आपके पास एक एलसीआर सर्किट है जिसमें एक इंडक्टर है, एक कैपेसिटर है और एक रेजिस्टर है ना, एलसीआर। अब इस एलसीआर सर्किट के लिए हमें एल की वैल्यू दी जा रही है, यानी कि इंडक्टर की वैल्यू दी जा रही है 4 हेनरीज। इस सर्किट के लिए जो कैपेसिटर है या कैपेसिटेंस है दैट इज 16 फैरेड। साथ साथ में कहा जा रहा है कि बताओ कितनी रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी। ये रेजोनेट क्या होता है, रेजोनेंस एक फिनोमेना है जो किसी भी एलसीआर सर्किट में होता है जब भी कभी उसका रेजिस्टेंस, उसका जो नेट इंपिडेंस है वो मिनिमम हो जाए। नेट इंपिडेंस कैसा हो जाए, मिनिमम, और इक्वल टू आर हो जाए, है ना। ऐसे केस में जो फिनोमेना घटित होता है उसको हम कहते हैं रेजोनेंस। क्या कहते हैं, रेजोनेंस ऑफ एन एसी सर्किट। जब भी कभी इंपिडेंस, इंपिडेंस का मतलब ऐसा समझ लो
जो रेजिस्टेंस है, नेट रेजिस्टेंस किसी भी एक एसी सर्किट के लिए, उसको इम्पिडेंस कहते हैं। अगर वो सबसे कम हो जाए, राइट, तो ऐसे टाइम पे देयर इज अ फिनोमेना कॉल्ड एज रेजोनेंस हैपनिंग, क्योंकि इम्पिडेंस या जो घर्षण है, लेट्स से, अगर वो सबसे कम हो जाएगा तो करंट सबसे हाईएस्ट हो जाता है, मैक्सिमम वैल्यू ले लेता है। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई बिकम्स इक्वल टू आई मैक्स। और ऐसा तभी संभव है कि बेसिकली इम्पिडेंस के लिए एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आप लोग जानते हो शायद, इम्पिडेंस एस के लिए फॉर्मूला ऐसा होता है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। क्या होता है? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। मैंने क्या कहा? इम्पिडेंस यानी कि Z मिनिमम हो जाता है। कब हो सकता है ये मिनिमम? खुद सोचो। ये मिनिमम तब हो सकता है जब इन दोनों में से कोई एक वैल्यू कम हो जाए। R तो कांस्टेंट है, कम नहीं हो सकता, लेकिन क्या ये वाली चीज कम चेंज हो सकती है? हो सकती है। कैसे? क्योंकि XC और XL जो हैं वो डिपेंड करते हैं किसी और वैल्यू पे, जो कहलाती है ओमेगा या एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट। लेट्स से अगर ये सर्किट ऐसे लगा हुआ है, यहाँ पे एक वेरिंग ईएमएफ है ऐसा, तो हम कहते हैं सपोज दिस सोर्स हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ ओमेगा, तो हम इसको लिख सकते हैं E इज इक्वल टू ई नॉट टाइम्स ऑफ साइन ओमेगा टी। ठीक है, सो अब हमारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ XL अगर XC के इक्वल हो जाए तो ये वाला टर्म कैसा हो जाएगा? जीरो। अगर ये जीरो हो गया तो ग्राफ कैसा आ जाएगा? तो उस टाइम पे इम्पिडेंस कैसा हो जाएगा? मिनिमम एंड इक्वल टू आर। ठीक, तो XC और XL की जो वैल्यूज होती है ना, दे आर गिवन एज XL इज L ओमेगा एंड XC इज, यानी कि XC इज 1 बाय C ओमेगा। क्या कहलाते हैं ये? दिस इज कॉल्ड एज इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसको कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ऐसा समझो कि करंट को जितना अवरोध मिल रहा है ना, बाय अ कैपेसिटर, दैट इज कॉल्ड एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। एक इंडक्टर किसी करंट को पास होने से जितना रोक रहा है, जो अवरोध दे रहा है, जो रेजिस्टेंस दे रहा है, दैट इज एल एक्स एल, है ना, और उसकी वैल्यू है एल ओमेगा। ठीक है, अच्छा, अब सब्स्टिट्यूट करो वैल्यूज में, अपनी अपनी कॉपीज में करते जाओ मेरे साथ। तो ये हो जाएगा एल ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाय सी ओमेगा। ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर विल बी 1 बाय एल सी, इसीलिए ओमेगा विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 बाय अंडर रूट ऑफ एल सी। इस तरह की फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, क्योंकि यहाँ पे ये एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है। इनफैक्ट इसे हम कहते हैं एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। और अगर आप f यहाँ पे लिख दो, 2 पाई f इज इक्वल टू ओमेगा, है ना, तो यहाँ पर ये जो f है, दिस इज कॉल्ड एज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे जो ये ओमेगा है, दिस इज कॉल्ड एज एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यही एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमसे पूछी जा रही है, तो बस इसको सब्स्टिट्यूट करो। यहाँ पर ओमेगा विल बी 1 बाय अंडर रूट ऑफ एल सी। एल कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 4, यहाँ देखो, है ना, और सी दिया हुआ है 16। सब्स्टिट्यूट करो इन वैल्यूज को, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू 16। कैसा हो जाएगा? 64 का रूट, दैट इज 8। तो ये आ जाएगा 1 बाय 8, है ना, विल बी द आंसर। ठीक है, 1:8। क्लियर हो रहा है सब लोगों को? राइट, अगर ये सवाल क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, या रिवीजन हो गया, व्हाटएवर जो भी कहो, तो जरा हैंड रेस करो। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, या गो अहेड। हमने क्या किया? बेसिकली हमने ये किया कि एल और सी की वैल्यू को बस यहाँ सब्स्टिट्यूट किया। जब भी कभी रेजोनेंस हो रहा होता है ऐसे टाइम पे एक्सएल और एक्सी एक दूसरे के इक्वल होते हैं, मतलब इम्पिडेंस, रिएक्टिव इम्पिडेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो आपने उसी इक्वेशन से ओमेगा कैलकुलेट किया। ठीक है, तो कोई डाउट हो तो पूछ लो, और अगर क्लियर हो जाए तो हैंड रेस करो, या बोलो। और शिवांगी, अगर क्लियर हो गया है तो हैंड रेस कर लो, और नहीं तो कोई डाउट पूछ लो, अगर कोई डाउट हो तो। या
क्लियर है? ठीक है, तो जैसे ही आप लिख लोगे आप लोग हैंड डाउन कर लेना, ठीक है? या आई विल वेट। हो गया? चलो, राइट, सो नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले सवाल पे आ जाते हैं। अगला सवाल कुछ इस तरह से, अगला सवाल लिखता है एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की हाफ लाइफ दी हुई है। हाफ लाइफ का मतलब होता है जितने समय के अंदर वो अपनी इनिशियल वैल्यू का हाफ हो जाए, ठीक है? सो हाफ लाइफ दी हुई है 60 मिनट्स, 60 मिनट्स यानी कि 1 आवर। क्वेश्चन कहता है कि कितना फ्रैक्शन डीके हो जाएगा 4 घंटों में। तो फ्रैक्शन डिकेड पूछा जा रहा है ना, फ्रैक्शन डिकेड आफ्टर 4 आवर्स, ठीक? तो फ्रैक्शन डिकेड आफ्टर 4 आवर्स पूछा जा रहा है, तो उसको कैलकुलेट कैसे करोगे? यू विल हैव एक अंडरस्टैंडिंग अगर, तो ये आसान हो जाता है कि अगर सपोज पहले एन नॉट नंबर ऑफ एटम्स थे, कितने थे? एन नॉट, और बाद में हो गए डीके होके थोड़े रह गए, सपोज एन रह गए, ठीक है? टी टाइम के बाद, कितने टाइम के बाद? टी टाइम के बाद। तो देयर इज अ रिलेशन which links half time with the value remaining. ध्यान से सुनना, this is number of nuclei remaining, number of nuclei, this is number of nuclei remaining, ठीक है? given as initial number of nuclei, ये जो n नॉट है ये initial number of nuclei है, divided by 2 power n, where n can be written as जितना टाइम चला गया अपॉन टी हाफ। क्या कह रहा हूं मैं? जितना टाइम चला गया अपॉन टी हाफ। क्या आ जाएगा बताओ? तो यहां से हमारे पास कितना टाइम जा चुका है? 4 घंटे जा चुके हैं, और टी हाफ कितना है? 1। तो सब्स्टिट्यूट करो, वी हैव एन नॉट बाय 2 पावर, 4 घंटे जा चुके हैं और टी हाफ है 1, ये हो जाएगा एन नॉट बाय 2 पावर 4। किसकी वैल्यू आ रही है? रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियाई की। तो अगर मेरे पास नंबर ऑफ न्यूक्लियाई रिमेनिंग है, इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई भी है, ये इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है, ठीक है? सो दिस इज इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। अब आपने क्या करना है? अब आपने ऐसा करना है कि भाई क्वेश्चन में फ्रैक्शन रिमेनिंग पूछा जा रहा है, जब भी फ्रैक्शन करते हो ना तो इनिशियल वैल्यू से कंपेयर करते हो। तो अब फ्रैक्शन डिकेड पूछा जा रहा है, राइट? पार्डन मी। तो फ्रैक्शन डिकेड, फ्रैक्शन डीकेड क्या हो जाएगा? कितने टोटल डीके हो गए? कितने डीके हुए? इनिशियली एन नॉट थे, अब एन बच गए, मतलब डीके कितने हुए? एन नॉट माइनस एन, पहले एन नॉट थे, अब एन नॉट, अब एन बच गए, तो कितने डीके हुए? एन नॉट माइनस एन, राइट? इनिशियली कितने थे? एन नॉट। इसको हम कहेंगे फ्रैक्शन डीकेड। क्या कहेंगे? फ्रैक्शन डीकेड, ठीक है? ये लिख लो अपने पास, फ्रैक्शन डीकेड इज गिवन बाय, करो कैलकुलेट करो, fraction decade is given by, we have fraction decade is given as initial minus final by initial, ठीक है? So this gives you n naught minus n naught by 2 power 4 whole by n naught, this ये हो जाता है 1 minus 1 by 2 power 4, that is 16, है कि नहीं? तो ये हो गया 15 बाय 16, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? सो हमारे पहले सवाल का जवाब था, एक बार फिर से देखते हैं।
अच्छा, सबसे पहले तो अगर क्लियर हो गया आपको ये जो मैंने आखिरी वाला सवाल बताया तो हैंड रेज करो। यस, अगर क्लियर हो गया तो ठीक है। अगर लिख लोगे तो हैंड डाउन करना, पहले लिख लो, या एक बार लिख लो, जैसे हो जाए तो हैंड डाउन कर लो, ठीक है। चलो गो अहेड। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक यू सर। सर। बिल्कुल, कल मिलते हैं, राइट, सेम टाइम। ओके देन, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे। थैंक यू सर। थैंक यू।